बच्चों, मैं निताशा सिन्हा, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आज आपको शिक्षा की एक नई पद्धति से इस पाठ को समझाऊंगी। ये सामाजिक विज्ञान का सत्ता की साझेदारी पाठ है, जिसको आप समझेंगे कैसे खेल खेल में हम समझ जाएंगे कि साझेदारी क्या चीज़ है। और घर के स्तर पर शुरू करेंगे और हम लोग पहुंचेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और देखेंगे कि कैसे हम लोग एक बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सामान्य स्थिति में आकर कितने आसानी से सुलझा सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि साझेदारी और बंटवारे में क्या अंतर है। साझेदारी का मतलब क्या होता है? आप सब कितने भाई बहन हो? 3, 4, सबके घर में होते हैं और सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। मान लो अगर 4 भाई बहन हैं और घर में कोई केक आता है, हम सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई में क्या होता है? केक गिर गया, हाथ से छूट गया, किसी के हाथ नहीं लगा और एक उलझन सी मची रही कि पैसे की भी बर्बादी हुई। लेकिन अगर उसी काम को समझदारी से किया जाए, माँ आ जाए, केक के 4 हिस्से करे, चारों को बराबर टुकड़ा दे दे, तो सब लोग उसका साथ बैठकर हंस खेल कर मजा ले सकते हैं। ये है साझेदारी। लेकिन उसका एक और पहलू भी है, बंटवारा। आपने जब केक को मिल बैठकर साथ बैठकर खाया तो वो साझेदारी थी। लेकिन अगर माँ आए, सबको 2-2 थप्पड़ लगाए, सबको केक का एक एक टुकड़ा दे दे और बैठा दे और कहे कि अब बैठो खाओ, तो क्या आप केक का मजा ले पाएंगे? केक तो आपको मिलेगा लेकिन उसका स्वाद नहीं मिलेगा, उस केक से अपनापन नहीं मिलेगा। वो होता है बंटवारा। हम इस पाठ में मुख्य बिंदु हमारा यही रहेगा कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर या राजकीय स्तर पर हम लोगों ने साझेदारी और बंटवारे को समझा है और कैसे हम साझेदारी के अंतर्गत बड़ी से बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि सरकार को कहाँ पर परेशानी आती है इस समस्या के समाधान में। सरकार के कई अंग होते हैं। सबसे पहले है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, अर्थात जिन नियमों का पालन हम करते हैं या जो कानून जिसका पालन संविधान के द्वारा हमसे करवाया जाता है, उसको बनाने वाली संस्था का नाम है व्यवस्थापिका। उसके बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल, जो कानून का पालन कराती है। ठीक है, जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस देखा होगा तो ये सबसे छोटा अंग है कार्यपालिका का, और राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है। व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद है। फिर हम आते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो कानून का पालन ना करने वालों को दंडित करती है। अर्थात अगर आपने कानून का पालन नहीं किया तो वो आपको दंडित करती है। अब ये 3 अंग हैं, तीनों के काम बटे हुए हैं और शक्ति एक है, यानी देश को चलाने की शक्ति हम इन तीनों के पास है। अगर ये तीनों आपस में लड़ने लगे तो देश में कोई काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसको सही ढंग से करने के लिए इन तीनों के बीच समन्वय जरूरी है। इसको कहते हैं शक्ति और संतुलन का सिद्धांत। तीनों एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई एक दूसरे के काम में नुक्ताचीनी नहीं करता, एक दूसरे का साथ देते हैं। जो कानून बनाता है वो कानून के पालन कराने वालों से भी सलाह लेता है, और जो न्यायपालिका है वो दंडित करने से पहले कानून के स्तर को देखती है कि कहीं कानून में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी या कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि व्यक्ति ने किस परिस्थिति में कानून का पालन नहीं किया। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि कहाँ पर सरकार थोड़ी सख्त होती है और कहाँ कैसे सरकार के तीनों अंगों में समन्वय होता है। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, एक गतिविधि, एक ऐसी क्रिया जो आप घर बैठे कर सकते हैं। जो अखबार की खबरें होती हैं आप उनको देखिएगा। ये देखिए, जैसे जहाँ पर टकराव होता है वहाँ पर देश की अस्मिता का संकट हो जाता है। जैसे टकराव ज़रूरी नहीं है कि सरकार के अंगों के बीच में ही हो। टकराव तो 2 जाति समूह में हो सकता है, 2 लिंगों के आधार पर स्त्री पुरुष का टकराव हो सकता है, और भी कई आधार हो सकते हैं टकराव के। और अगर टकराव की स्थिति को
अगर हमने सही से नहीं संभाला तो ये एक सामूहिक विफलता है, अर्थात सरकार पूरी तरह से विफल हो जाएगी और उस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और जो मैंने न्यायपालिका की बात आपसे कही थी कि दोषियों को दंड देने का तरीका बदल दिया जाए, अर्थात दोषियों को उस तरह दंडित ना किया जाए। दंड का जो आधार होना चाहिए वो सुधार होना चाहिए, अपमान नहीं। अगर हम व्यक्ति का अपमान करेंगे तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति धीरे धीरे उग्र होता चला जाएगा। अभी हम दो देशों का उदाहरण, बेल्जियम और श्रीलंका, जब इन दो देशों के उदाहरण को समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि साझेदारी और बंटवारे में क्या अंतर है और कैसे दंड देने की प्रक्रिया या किसी भी समस्या के समाधान की प्रक्रिया आपको अच्छा या बुरा बनाती है या एक राजनीतिक एक देश को सफल या असफल करती है। सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम में 60% लोग फ्रेंच और लगभग 30-35% लोग डच थे और बाकी जर्मन। 3 समुदाय एक साथ रह रहा था और वहाँ पर एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कि बेल्जियम में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कोई भी तरीका समझ नहीं आ रहा था सरकार के पास कि कैसे इस जातीय संघर्ष को, जो भाषा के आधार पर था, इस संघर्ष को खत्म किया जाए। बेल्जियम ने एक बहुत ही सुलझा हुआ रास्ता अपनाया। बेल्जियम ने ये सोचा कि ऐसा कोई हम रास्ता निकाले जिससे कि सभी समुदाय के लोग खुश रहें और सभी समुदाय मिलकर इस देश को चलाएं। देश किसी एक का नहीं होता, देश सबका होता है, इसीलिए ज़रूरी ये है कि देश को सब मिलकर चलाएं। वहाँ पर एक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के ही रिकमेंडेशंस के सुझावों के आधार पर जो है सारे फैसले किए गए। सबसे पहले उस कमेटी ने ये कहा कि हम कोई भी ऐसी सरकार का गठन करेंगे तो उसमें सभी समुदायों के मंत्री समान संख्या में होंगे। सब खुश हो गए कि अरे वाह, यहाँ तो हमारे देश के भी, हमारे भाषा के भी, हमारी जाति के भी और दूसरी जाति के भी मंत्री एक साथ बैठे हैं और बराबर संख्या में हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब भी किसी भाषा समुदाय के लोगों के लिए कोई फैसला किया जाएगा तो उसमें उस भाषा समुदाय के जो मंत्री होंगे उन सब की सहमति ज़रूरी है, यानी उन पर कोई चीज़ थोपा नहीं जाएगा, उनकी सहमति के बिना उनके लिए कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इससे क्या हुआ, सभी वर्ग के लोग, चाहे अमीर थे, गरीब थे, डच भाषा के थे, फ्रेंच भाषा के थे, ये सब जो थे वो संतुष्ट हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि ब्रुसेल्स, जो राजधानी थी बेल्जियम की, उसको बाद में जब यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ तो उसका मुख्यालय भी बनाया गया। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप किसी राष्ट्रीय समस्या का अगर कोई ऐसा समाधान ढूंढ लेते हैं तो कितना सम्मान बढ़ता है देश का। एक और चीज़, जो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई कि मंत्रिमंडल का गठन हो गया और भाषा स्तर पर सारी समस्याओं का समाधान हो गया। लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर डच जो बेल्जियम की सरकार थी उसने क्या किया, एक सामुदायिक संगठन या सरकार का गठन किया। यानी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा है तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर फ्रेंच सरकार का गठन किया, मतलब वहाँ के लोगों को ही प्रतिनिधित्व दिया ताकि वहाँ के लोग अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझा सकें। और सबसे बड़ी बात, उसमें दूसरी भाषा के लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई उसमें कहीं कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कहेगा कि जो उन्होंने कर दिया वो सही। इससे बहुत फ़ायदा हुआ, कोई भी मतभेद नहीं जागृत हुआ। डच लोगों को कोई मतलब नहीं था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है वो अपने समुदाय के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। इसीलिए आज बेल्जियम एक विकसित देश के रूप में, बेल्जियम को एक विकसित देश के रूप में हम सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थिति बेल्जियम से बिल्कुल उलट थी।
आप ये समझ लीजिए कि श्रीलंका में वो हुआ जो बेल्जियम, जिस समस्या को बेल्जियम ने इतनी आसानी से सुलझा लिया, श्रीलंका वो नहीं कर पाया और उसका नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा श्रीलंका को। सबसे पहले श्रीलंका भी बेल्जियम की तरह, वहाँ भी तमिल और सिंघली दो प्रकार के लोग वहाँ रह रहे थे, दो जाति समूह के लोग। सिंघली 80% थे और तमिल 20%। ये अल्पसंख्यक समुदाय था और सिंघली जो था वो बहुसंख्यक समुदाय था। वहाँ की सरकार सिंघलियों की थी, उन्होंने बहुसंख्यकवाद फैला दिया, तमिल को कुचलने की कोशिश की गई या उनकी बात नहीं सुनी गई। तो जो तमिल बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पर जो तमिल लोग थे उन्होंने आज़ादी की मांग शुरू की गई और उन्होंने एक संगठन भी बना लिया जो अपने उस प्रांत को श्रीलंका से तोड़कर अलग करना चाह रहा था। ये बहुत ही गलत बात हो रही थी श्रीलंका में, जिसको हम लोग रोक नहीं पा रहे थे। श्रीलंका ने भारत की भी मदद ली तमिलों को रोकने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। सिंघलियों ने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए तमिलियों को दबाना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो गृह युद्ध इतना बढ़ गया कि जो श्रीलंका, जो साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे विकसित देशों में से एक था, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। और जो बच्चे आजकल टीवी देखते होंगे वो ये देख पा रहे होंगे कि कैसे श्रीलंका आज एकदम कंगाली के कगार पे है। वहाँ पर ये स्थिति हो गई है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, महंगाई की मार झेल रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो रहे हैं। मतलब वो देश जो अच्छा खासा विकास के पथ पे अग्रसर था, अब वो डाउन हो गया है, यानी वो इतना नीचे आ गया है कि अब उसको पुनः सुधार की ज़रूरत है। गृह युद्ध तो ख़त्म हो गया 2009 में, लेकिन उसका असर अब तक बाकी है, क्योंकि बच्चों जब युद्ध होता है ना तो सिर्फ व्यक्तियों का नुकसान नहीं होता, सिर्फ मानव की हानि नहीं होती है, धन की हानि भी बहुत होती है। और जो संसाधन, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि संसाधन सीमित हैं, अर्थात कम हैं, और उसी सीमित संसाधनों में हमें पूरा देश चलाना है। और अगर संसाधन युद्ध में खर्च हो जाए, वो भी गृह युद्ध में, जहाँ देश के अंदर ही हम लोग लड़े पड़े हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा नुकसान है। और श्रीलंका इस वजह से पिछड़ गया क्योंकि वहाँ उन्होंने ना सामुदायिक सरकार की बात करी, ना अल्पसंख्यकों की बातें सुनी। नतीजा हुआ कि हम पिछड़ते चले गए। देखिए कैसे किसी भी समस्या का, जैसे आप घर में समाधान निकालते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बैठकर बात करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और फिर सबके मत को सुनकर बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, राइट। तो हम इसमें भी यही करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आप एकदम से राष्ट्रीय स्तर को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। आइए हम नीचे से शुरू करते हैं। जब घर में कोई समस्या होती है तो सब लोग बैठकर सबकी बात सुनते हैं, चाहे किसी ने बात कही हो। अगर आपको बुद्ध की कहानी याद हो कि एक ने तीर मारा था और दूसरे ने बचाया था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुद्ध की बात सुनी गई, दोनों को बिठाया गया, दोनों की बात सुनी गई, तब निर्णय लिया गया। उसी तरह अगर देश में दो जातीय समूह है और तो हम दोनों को बिठाएंगे, दोनों की बातें सुनेंगे और दोनों को बराबर सम्मान देंगे। ऐसा किसी को ना लगे कि वो अपने ही देश में छोटा है, जैसे श्रीलंका के केस में हुआ। वहाँ पर तमिल इसलिए उग्र हो गए क्योंकि उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। बेल्जियम ने दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया तो समस्या का समाधान हो गया। तो इस सत्ता की साझेदारी पाठ में यही बताया गया है कि कैसे समस्या का समाधान निकलेगा। सबसे पहले समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, अर्थात दोनों पक्षों के बराबर मंत्री होंगे, बराबर नेता होंगे और जो भी कानून बनेंगे वो दोनों के लिए एक समान होगा। कानूनों में भी कोई भेदभाव ना हो, ऐसा ना हो कि एक के लिए सरल हो दूसरे के लिए कठिन हो जाए। नियम पूरे देश में सारे देशवासियों के लिए एक ही रहना चाहिए और ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज संघवाद। संघवाद का अर्थ होता है जहां शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण तो आप लोग को बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा होगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, अर्थात थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा हम करेंगे। ठीक उसी तरह संघवाद होता है जहां
दो स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की और दूसरे राज्य स्तर की। केंद्र स्तर की सरकार पे जैसे हमारे देश में है प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, और राज्य स्तर की सरकार पे वहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल है। तो संघवाद में क्या होता है ना कि जो लोकल, जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाते हैं, अर्थात उनको ये पता होता है कि उनकी परेशानी क्या है। अगर आप उसको अपने देश के संदर्भ में समझने की कोशिश करें कि जो पंजाब में रहता हो उसको तटीय लोगों की परेशानी नहीं समझ में आएगी। जो तटीय लोग हैं उनको राजस्थान में जो मरुस्थल में रहते हैं उनकी परेशानी नहीं समझ में आएगी। तो ऐसी स्थिति में संघवाद बहुत ज़रूरी है, जहां स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझाते हैं। उसके बाद है सामुदायिक सरकार। समुदाय का अर्थ ही है कि जहां सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो जब सामुदायिक सरकार बनेगी तो बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक के बारे में सोचेगी। उनको ये पता होगा कि उनको क्या करना है और वो सरकार सबकी होगी, उससे बेगानापन नहीं होगा। एक फियर ऑफ एनोनिमिटी या एलियनेटेड जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि आप उससे दूर ऐसा नहीं महसूस करेंगे। आप हर व्यक्ति, राजनीतिक समाजीकरण इतना अच्छा होगा कि हर व्यक्ति खुद को सरकार का अंग समझेगा। ठीक है, तो ये आप तीनों को फिर से एक बार देखिए कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इन सारी समस्या जो सत्ता की साझेदारी है वो कैसे संभव बनाया जाएगा। और बच्चों ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, इसमें समय लगता है। जैसे भारत का संविधान बनने में इतना समय लगा, वैसे ही इस प्रक्रिया को भी धीरे धीरे सरकार के में शामिल करने में समय लगता है। परंतु एक बार जैसे बेल्जियम ने किया, एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, और ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी होती है जो सभी सांस्कृतिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए, सांस्कृतिक विभेदों का ध्यान रखते हुए वो ऐसे उपाय निकालती है, ऐसा रास्ता निकालती है कि देश तरक्की के पथ पे अग्रसर हो सके। अब हम अभ्यास कार्य की बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले ये जानो कि सरकार के कितने अंग हैं, अर्थात जो हमने शुरुआत में पढ़ाई करी थी, सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर एक आदमी पूरे घर का खाना अकेले खाना चाहे तो क्या स्थिति होगी? उसके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा और बाकी लोग भूखे रह जाएंगे। सत्ता भी वैसी ही चीज है, सबको मिल बैठकर और बांटकर काम करना होता है। एक आदमी जैसे सारा खाना नहीं खा सकता, सारा काम नहीं कर सकता, उसी तरह एक व्यक्ति या एक संस्था पूरी देश नहीं चला सकती। उसके लिए भी शक्ति का विकेंद्रीकरण या काम का जो है बंटवारा, जिसको विभाजन कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जो एक सिद्धांत है, यानी शक्ति का पृथक्करण, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद पूछा गया है कि वह कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता की साझेदारी की बात स्वीकार की जाती है। अभी हम लोगों ने, अगर हम पीछे जाएं तो देखिए, हम लोगों ने संघवाद की बात कही थी। संघवाद ही वह प्रणाली है जो आपको बताएगी कि कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को कई भागों में बांटकर हम देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और सत्ता का चौथा प्रश्न है, सत्ता का बंटवारा ठीक प्रकार से ना होने पर किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सत्ता का बंटवारा ठीक से नहीं होगा तो गृह युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, देश अविकसित रह जाएगा, संसाधन की बर्बादी होगी और हम लोग यही सोचते रह जाएंगे कि हमसे क्या गलती हुई कि हम विश्व के बाकी सारे देशों से पिछड़ते चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब सत्ता, और एक चीज़ है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, एक हाथ में शक्ति बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम क्यों उसको 4 भागों में बांट दें,
इसीलिए ये क्वेश्चन भी है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आप में से कई बैठे होंगे जो सोचते होंगे नहीं, मैं अकेले तो बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मेरे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ। और देश में एक आदमी सक्षम है या एक संस्था सक्षम है, पूरा देश चला सकती है। संघात्मक की जगह एकात्मक देश भी तो होते हैं। इसीलिए आप स्वयं सोचिए कि इसके पक्ष में तर्क दीजिए और विपक्ष में तर्क दीजिए। इंग्लैंड में एकात्मक सत्ता है, लेकिन वहाँ पर भी काउंटीज और बरोज में देश बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर इंग्लैंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इस पर सोचिए तो ये ज़रूर लिखिएगा कि पक्ष और विपक्ष क्या है, और देश का जो आकार है, अगर देश बहुत बड़ा है तो वहाँ पर क्यों संघवाद की ज़रूरत है, इस पर 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा। बच्चों, मुझे लग रहा है कि अब आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। साझेदारी क्या चीज़ होती है, कैसे बेल्जियम ने और श्रीलंका ने अपनी समस्या का समाधान किया, और किस तरह से हम अपने देश में भी इस जातीय संघर्ष को, इस रंग भेद को, या कोई भी संघर्ष हो, अमीर गरीब या धर्म के आधार पर है, इस भेद को कैसे मिटा सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और हमारी सरकार ये काम कर रही है। तो इस तरह से इस पाठ को एक बार ज़रूर पढ़िए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में लिखकर अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखाइए। धन्यवाद।